एक लड़की जब जब सोने की कोशिश करती थी तो चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, उसे एक ही सपना बार बार दिखाई देता था। दरअसल एक गर्भवती महिला होती है और उसे उसके सपने में आती थी, और वो गर्भवती महिला भी बात करती थी और जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी बात कर रहा था। जैसे जैसे लड़की जब गहरी नींद में होती थी तो वो खुद भी बात करती थी, और जो कोई उसको बात करते हुए सुनता था तो उसको भी आश्चर्य होता था कि आखिर लड़की क्या बात कर रही है। उसकी अचानक से आँख खुलती थी और वो घबराने लगती थी, पसीना पसीना हो जाया करती थी। परिवार वाले पूछते थे कि आखिर ऐसा तुम क्या सपने में देखती हो जिससे तुम इतनी घबरा जाती हो, परेशान हो जाती हो। वो लड़की कहती है कि पता नहीं, मुझे बुरे सपने दिखाई देते हैं, ख्वाब दिखाई देते हैं, मैं क्या करूं। घर वालों ने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बात को टाल दिया करती थी, और इसी तरीके से चलते चलते महीनों का समय बीत जाता है। और जब महीने बीत जाते हैं तो आखिरकार एक दिन ऐसी नौबत आती है, एक ऐसी बात सामने आती है कि उस लड़की ने फिर कहा कि अब जो भी सच है आखिरकार अब इसे बताना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के उसने अपनी माँ को एक सच बताया, और सच को सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद बात सीजीएल कोर्ट तक पहुंचती है। सीजीएल साहब कहते हैं कि इस लड़की ने जो कहा है इसके बात को मानते हुए और देखते हुए कब्र से लाश निकाली जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए, और पोस्टमार्टम करने के बाद ये देखा जाए कि आखिरकार उस गर्भवती महिला के साथ हुआ क्या था। फिर जो सच सामने आता है, मीडिया में जो बात सामने आती है, तो लोगों को ये सच वाकई में हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। आज इस घटना की गूंज उस इलाके में ऐसे गूंज रही है कि लोग ये सोच करके परेशान हैं कि जिन रिश्तों पर हम भरोसा कर सकते हैं आखिरकार वो रिश्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की। जिला मऊ का एक कोतवाली लगता है जिसका नाम होता है घोसी। घोसी कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है मोहम्मदपुर कालीपुरा। दरअसल सीजीएम साहब ने आशीर्वाद दिया, आदेश दिया, और आदेश देने के बाद कहा नायक तहसीलदार एक होते हैं और कोतवाल मनोज सिंह होते हैं, और एक सब इंस्पेक्टर मतीन खान होते हैं, लेखपाल पंकज चौहान। 13 अप्रैल 2025 को लगभग 11 बजे के आसपास ये गांव पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेकर के। और बुलडोजर लेकर के जब पहुंचते हैं तो वहां पर काजीपुरा धोबी घाट के बारे में पूछते हैं कि ये काजीपुरा धोबी घाट आखिरकार कहाँ पर है। गांव वाले कहते हैं कि फला जगह है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे, और तभी ये पता चलता है कि जो नाजिया खातून है जिसकी 4.5 महीने पहले मौत हो चुकी थी, दरअसल ये उसके कब्र को खोदने के लिए आए हैं, उसे कब्र से बाहर निकालने के लिए आए हैं। जैसे ही सूचना मिलती है उसके बाद पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ मौके पर आ जाते हैं, और मौके पर आने के बाद अब ये प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, ये सब के सब एक ही बात पूछ रहे थे, एक ही सवाल कर रहे थे कि नाजिया खातून की जो लाश है वो कहाँ पर है और कहाँ पर उसको दफनाया गया है। लेकिन कोई भी इसकी बात को बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस वालों ने ये बात कही तो आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी होता है वो सामने आता है, और वो एक जगह की तरफ इशारा करता है और कहता है कि नाजिया खातून को यहाँ दफनाया गया था। लगभग 26 मिनट तक उस बुलडोजर के माध्यम से उसकी कब्र की खुदाई की जाती है। उसके अंदर से एक लाश निकाली जाती है, जो लाश अभी 4.5 महीने पहले पूरे रीति रिवाज के हिसाब से उसका जो सुपुर्द खाद होता है वो किया गया था, कफन दफन किया गया था। फिर उसको उसमें से निकाला जाता है। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर जो लाश घर होता है जहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उस लाश को वहाँ पर लेकर जाया जाता है। 6 घंटे तक डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी करने के दौरान ही उस लाश का पोस्टमार्टम करती है, और पोस्टमार्टम करने के बाद अब ये सूचना, ये बात पहले गांव वालों तक पहुंचती है, उसके बाद आसपास के गांव वालों तक पहुंचती है, और बात धीरे धीरे करके मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है। जैसे गांव वालों का जमघट लगा हुआ था, ठीक वैसे ही मीडिया वालों का भी यहाँ पर मौके पर जमघट लग जाता है। आखिरकार मीडिया वाले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस लाश को क्यों निकाला गया था, इसके पीछे की वजह क्या है। तभी सभी तरफ से एक इशारा होता है एक लड़की की तरफ, और उस लड़की की तरफ जैसे ही मीडिया वालों की नज़र पहुंचती है, उस लड़की ने अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढका हुआ था।
सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़की की तरफ जब माइक लगाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तब उसने ऐसी चौंकाने वाली बात कही जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल उस लड़की की तरफ जब पूछा जाता है तो उसने कहा कि घोसी कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है और उस गांव की वो रहने वाली है, और उसकी जो बड़ी बहन जिसका नाम नाजिया खातून होता है, वो 4.5 साल पहले उसकी शादी मोहम्मदपुर कादीपुरा के रहने वाले आयुब से शादी हुई थी। और शादी के बाद ये परिवार बेहद खुश था, सब कुछ एकदम ठीक था, जिंदगी एकदम अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब जब कोई खुशियों की बात होती थी, जब जब कोई त्यौहार होता था, तब तब वो अपने बड़ी बहन के पास आ जाया करती थी। बड़ी बहन के पास आती थी, उससे बातचीत करती थी, और जो जीजा है उसका बहनोई, शुरुआत में तो वो बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वो मजाक का दायरा उसका शुरू हो जाता है। जैसे साली और जीजा के मजाक का रिश्ता होता है, वैसे वो मजाक करता था। पहले तो सभ्यता के दायरे में रहकर मजाक किया करता था, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसकी हिम्मत आगे बढ़ने लगती है। अब वो उस लड़की को ऐसा शरीर का कौन सा हिस्सा था जिसे वो छूने की कोशिश नहीं करता होगा। लड़की परेशान होती थी, वो रोती थी, हाथ झटक दिया करती थी, लेकिन उसका जो जीजा था वो जबरदस्ती करता था। ऐसे करता था जैसे कि उसका उसके बड़ी बहन पर जैसे हक है, उस पर भी, छोटी वाली पर भी वैसा ही पूरा का पूरा हक है। शरीर के हर एक हिस्से में हाथ डालता था, उसको छूने की कोशिश करता था, उससे बदतमीजी करता था। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। जुलाई अगस्त 2024 की ये बात है। एक बार दवा लेने के लिए ये बड़हलगंज एक जगह लगती है, वहाँ पर एक होटल होता है। ये जब अपने जीजा के साथ जाती है तो इसका जीजा कहता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, अब यहाँ से हमें घर जाना है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम आराम कर लें। आराम करने के लिए उस लड़की को उस बहाने से होटल में लेकर के जाता है, और होटल में ले जाने के बाद उसके साथ वो बलात्कार करता है। बलात्कार करने के साथ साथ उसका वो वीडियो बनाता है, उसका फोटोग्राफ्स लेता है और अपने मोबाइल में रख लेता है, ताकि भविष्य में लड़की चीख ना सके, चिल्ला ना सके, अपनी दर्द, अपनी पहचान किसी को बता न सके। वो कहता है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो फिर तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे परिवार की तुमसे रुसवाई हो जाएगी, इसलिए तुम खामोश रहोगी, और खामोश रहोगी तो ठीक रहोगी, सुरक्षित रहोगी। वैसे ही उसने उसके साथ वो बातचीत किया करता था, उसको गंदे तरीके से छूने की कोशिश किया करता था। काश उस लड़की ने पहली बार ही विरोध किया होता तो शायद आज ये इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। उसके साथ बलात्कार हो चुका था और उसकी गंदी सुंदी वीडियो भी बन चुकी थी। वक्त आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की फिर अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद कुछ और वक्त के बाद नवंबर 2024 के आसपास की बात है, जब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको ये लगता है कि वो खुद काम करेगी तो दिक्कत में आएगी, इसलिए अपनी छोटी बहन को हेल्प के लिए वो बुला लेती है। उसने अपने माँ को फ़ोन किया और माँ से कहा कि छोटी बहन को यहाँ पर भेज दो, मुझे आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उसके घर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, उसे अपने ही घर में कुछ काम है। लेकिन जब उससे बातचीत और पूछने की कोशिश की कि तुम वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती हो, तब उसने कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन वो आने से साफ साफ इनकार कर रही थी। जब उसके माँ ने, परिवार के बाकी लोगों ने जीत करी, बड़ी बहन ने जीत करी, तो आखिरकार वो चली आती है। ये तारीख है 30 नवंबर 2024 की। जब इस घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तब उसके बहनोई ने उसी वीडियो के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और उस लड़की के साथ, अपने साली के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। और इसी बीच में नाजिया खातून वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही नाजिया खातून ने अपने पति को, अपने शौहर को, उसे अपने छोटी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसने विरोध किया। वैसे ही उसकी, पहले से ही उसकी बहन उसका विरोध कर रही थी, और जब उसने अपने आंखों से देखा तो उसको रहा नहीं गया। इसके बाद उसने जमकर विरोध किया। नाजिया खातून ने जब विरोध किया तो विरोध करते करते ये इसकी छोटी बहन बताती है कि उसकी माँ भी आ जाती है लड़के की, और उसकी बहन भी आ जाती है, और इन तीनों ने मिलकर के इसकी बहन की गला घोट करके हत्या कर दी। और वो उसका तब तक गला दबा करके रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, और उससे कहा गया था कि तुम खामोश रहना, तुम चुप रहना, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बाहर निकलेगी तो फिर अंजाम सही नहीं होगा, तुम्हारा वीडियो अभी भी हमारे पास है। इस तरीके से उसको धमकी दी जाती है। 20 नवंबर को ही आखिरकार उसको
दफना दिया जाता है, कफन दफन उसका कर दिया जाता है। और कफन दफन करने के बाद ये लड़की अपने मायके चली जाती है। और जब जब ये सोने की कोशिश करती थी, छोटी जो बहन होती है नाजिया की जो, तब तब उसको अपनी ही बहन ख्वाब में दिखाई देती थी, सपने में दिखाई देती थी। उसके पेट में पड़ रहा बच्चा उसको लगातार परेशान करता था। अब वो अपनी बातें तो किसी को नहीं बताती थी। माँ पूछती थी तो उसको ये लगता था माँ को शायद बड़ी बहन के खत्म होने का इसको बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है, इसलिए ये परेशान है। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ अभी बहन को मरे हुए 1 या 1.5 महीने का समय ही हुआ था कि उसके जीजा यानी कि आयुफ की तरफ से एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है उनके घर पर कि वो उसकी छोटी बहन नाजिया की छोटी बहन से वो निकाह करना चाहता है। जैसे ही निकाह की बात आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो अपने माँ से कहती है कि किसी भी कीमत पर मैं विवाह नहीं करूँगी। अब इसके बारे में जब पूछा जाता है कि क्या बात है, तब वो पूरी कहानी पूरा सच बताती है। 1 फरवरी 2025 को वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज करवाते हैं। हालांकि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 10 दिन का समय और लग जाता है। आखिरकार 11 फरवरी 2025 को आईपीसी की धारा, आईपीसी नहीं बीएनएस की धारा जो लगती है हमारे कानून में 74, 64 और 351 शायद ये भी लगती है, और 67 आईटी एक्ट के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब जांच अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तब इसमें हत्याएं की धाराएं भी पहले शामिल थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम किए ही उसको क्लीन चिट दिया जाता है। हालांकि आयुब को जेल जरूर भेज दिया जाता है, लेकिन बहन ने कहा कि अभी मेरे बहन को इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए वो कोर्ट जाती है। और कोर्ट जाने के बाद जज साहब के सामने अपील करती है और अपील करने के बाद कहती है कि जज साहब, भले ही शायद उस लाश को बाहर निकलवाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराना पड़े, लेकिन आपको एक बार लाश निकलवा करके ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि आखिरकार उसके बहन के साथ हुआ क्या था। तब सीजल साहब ने आदेश दिया, कई प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गठित की और पुलिस की टीम गठित करने के बाद ये 13 अप्रैल 2025 को आखिरकार लगभग सुबह 11 बजे के आसपास 26 मिनट तक खुलाई होती है और फिर लाश को निकाला जाता है। और लाश निकालने के बाद फिर पोस्टमार्टम होता है। अगली तारीख यानी कि 14 अप्रैल 2025 को ये उस जगह पर नहीं लेकिन दूसरी जगह पर जो एक सीताकुंड स्थित एक कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर पूरे परिवार के लोग उस लड़की का कफन दफन पूरे रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है कि उसकी वाकई में उस लड़की का कत्ल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वैसे भी 4.5 महीने के बाद उसको कब्र से बाहर निकाला गया था। ऐसे में बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अभी फोरेंसिक लैब और तमाम दुनिया भर की जांचें होनी हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से उस छोटी वाली बहन ने हिम्मत जगा करके अपने बहन के खिलाफ आवाज़ उठाई, काश उसने पहली बार में ही वो आवाज़ उठाई होती तो शायद उसकी बहन आज मारी नहीं गई होती, जिंदा होती, और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था वो भी नहीं मारा गया होता, वो भी जिंदा होता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि किसी के साथ ऐसी बैड चीज़ वाली बात हो या फिर अश्लील तरीके की जो बातें हों तो शुरुआत में ही विरोध कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि बस शुरुआत में अगर वो विरोध नहीं करती है तो उसको नहीं लगता कि इसको कोई एतराज़ है या फिर कोई परेशानी है, और उसकी हिम्मत और बढ़ने लगती है और सामने वाली खासकर महिलाओं की हिम्मत टूट जाती है और इसी टूटी हुई हिम्मत का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो अपराध लगातार बढ़ता चला जाता है और अपराध का बड़ा अपराध का रूप ले लेता है, इसका पता ही नहीं चल पाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यही बताना है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए सही समय पर स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर हम देर करते हैं तो बहुत देर हो जाती है और बहुत देर होने के साथ साथ हमें बहुत कुछ खोना पड़ जाता है और बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, जिसकी भरपाई हम आज इस जीवन में नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरीके से इसकी छोटी बहन ने अगर पहले स्टैंड लिया होता शायद इसकी इज्जत भी नहीं लूटी जाती और इसकी बहन भी जो है वो आज जिंदा होती। वो समय पर अपनी बहन को ही बता देती या फिर अपने माँ को ही ये बता देती कि उसका जीजा उससे बैड टच करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी माँ उसके घर पर कभी नहीं जाने देती और इसका जो है बहुत पहले ही इसका जो है सब कुछ
क्लियर हो गया होता और इन दोनों की ज़िंदगी बच गई होती। लेकिन उसने, खैर जो भी हुआ, उसने स्टैंड तो लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी बहन भी मर चुकी थी और उसके साथ भी गलत हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि समय पर स्टैंड लीजिए। स्टैंड तो लेना ही, अभी लो या बाद में लेने से बहुत कुछ हो जाने के बाद स्टैंड लेने से अच्छा है कि शुरू में ही स्टैंड लिया जाए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उससे बहुत जल्दी स्टैंड लेना चाहिए। खास करके अपने माँ बाप को तो ये बातें ज़रूर बतानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई विश्वास करे या ना करे आप पर, लेकिन आपके माँ बाप आप पर विश्वास ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।